जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संदीप कलेरिया सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी हिंदी की संधि पर रहेगी। विसर्ग संधि हमने इसके पहले स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ ली। आज विसर्ग संधि पढ़ के हम संधि को समाप्त करेंगे। इसके बाद हम हमारा हिंदी का नया लेक्चर कोई सा लेंगे। तो आप विसर्ग संधि को यहाँ पर ट्रिक वाइज देखेंगे अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाए। ताकि मैंने बहुत शॉर्ट में चीज़ें करके ये बताया है ताकि आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़े, क्योंकि संधि एक बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है और संधि विच्छेद उसमें पढ़ना पड़ता संधि के पहले हमें, और वो भी मतलब एक डिटेल वाइज हम पढ़ते हैं। तो उसमें जैसे कि कोई सार्थक शब्द कौन से, निरर्थक शब्द कौन से है, किसके मिलान से क्या बन रहा है, वो सब चीज़ें उसमें आती है। पर अगर हम इतना समझेंगे और हमारे पटवारी कि एग्ज़ाम नज़दीक है तो हम इतना समझ नहीं पाएंगे अगर हम संधि में इतना टाइम दे देंगे। बाकी और भी चीज़ें हैं हमारी हिंदी सब्जेक्ट में और अन्य सब्जेक्ट भी हैं, तो इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके पढ़ाया है ताकि आप जल्दी से जल्दी कवर कर लें। और ये वीडियो भी मैं कोशिश करूँगा कि बहुत शॉर्ट में बन जाए ताकि आपको ज़्यादा पढ़ना मतलब टाइम इसमें देना नहीं पड़े और आपको कम समय में समझ में आ जाए। तो हम पढ़ रहे हैं आज विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, पहली बात तो हम यहाँ पर देखेंगे विसर्ग किसे कहते हैं। तो ये जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह को हम विसर्ग कहते हैं। जैसे ये मैंने बताया था, एक अनुस्वार रहता है अम और ये एक अह, ये विसर्ग रहता है। तो ये जो मात्रिक रूप है, ये मात्रिक रूप है विसर्ग का, ये इस प्रकार से रहेगा। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, जब विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए। स्वर कौन से, जैसे अ आ ई, जैसे कोई भी स्वर आ जाए, आ ई उ ए आई ओ औ अम, या कोई विसर्ग के बाद या कोई व्यंजन आ जाए। व्यंजन कौन से होते हैं, व्यंजन मैंने आपको पढ़ाए हैं, वर्तनी वगैरह में भी पढ़ाया था मैंने व्यंजन स्वर। और उसके बाद मैंने आपको एक वर्णमाला वाली क्लास में पूरा व्यंजन और स्वर का डिटेल में बताया था। तो आपको को समझ में नहीं आया तो हम ऑफिस से वो वाली क्लास दे सकते हो। तो व्यंजन में हमारे ये आ जाते हैं क ख और भी बहुत सारे व्यंजन हैं हमारे, टोटल 39 व्यंजन हैं। तो उनमें हम देखते हैं तो ये हमारे स्वर, जब विसर्ग के बाद स्वर आ जाए या विसर्ग के बाद व्यंजन आ जाए तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। ये पहचानने का तरीका, ये क्या है, इसको पहचानने का तरीका है। जैसे मैं कोई शब्द ले लेता हूँ, एक शब्द लिया मैंने निराशा। जैसे मैंने एक शब्द लिया यहाँ पर निराशा, तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, इसका संधि विच्छेद ऐसे होगा कि नी धन आशा, नी धन आशा, ये निराशा हो गया। तो ये यहाँ पर विसर्ग लगा है, यहाँ पर क्या लगा, विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या आया, ये स्वर। विसर्ग के बाद आ गया तो स्वर, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, विसर्ग। इस प्रकार से आप पहचानेंगे। अब एक और शब्द मैं ले लेता हूँ, जैसे निर्धन ले लिया मैंने, यहाँ पर एक शब्द ले लिया मैंने निर्धन। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे हम तो क्या होगा, संधि विच्छेद इसका नी धन धन। तो अब ये यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आ गया, विसर्ग के बाद ये व्यंजन आ गया, विसर्ग के बाद व्यंजन आ गया, धा आ गया। धा मतलब व्यंजन ही होता है, ये ध में आ छुपा है तो ये बाद में है। तो पहले तो क्या है, पहले तो ये ध ही है, तो ये विसर्ग हो गया। तो जब स्वर के बाद मतलब विसर्ग के बाद स्वर आ जाए या विसर्ग के बाद व्यंजन आ जाए तो वहाँ पर क्या रहेगी, विसर्ग संधि रहेगी। इतना आपने यहाँ से समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इसके कुछ नियम हैं, 4-5 नियम हैं। वो नियम को आप पढ़ लेंगे तो आपकी विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक नियम दे रखा है, यदि विसर्ग पहले ई और ऊ हो, ई और ऊ हो और बाद में वर्गीय व्यंजन के अघोष वर्ण हो। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, अघोष वर्ण मैंने आपको बताया था कि जो शुरू के 2 होते हैं, ये हमारी वर्णमाला क्लास में बताया था मैंने। शुरू के 2 जो होते हैं ये होते हैं अघोष, और ये जो बाद के होते हैं, ये बाद के 3 होते हैं, ये सघोष होते हैं। तो जो बाद के 3 हैं वो कौन से हैं, बाद के 3 सघोष है, और शुरू के 2, ये शुरू के 2 कौन से हैं, तो ये शुरू के 2 हैं हमारे अघोष वर्ण। तो अब अघोष और सघोष में कंफ्यूज मत होना। ये क्या है कि वर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन कौन सा है हमारे, क श ट त प, मतलब क ख ग घ च छ ज झ ट ठ त ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। तो ये हमारा वर्गीय व्यंजन होगा। वर्गीय व्यंजन में शुरू के 2 जो ये रहेंगे वो कौन से रहेंगे, शुरू के 2 अघोष रहेंगे और बाकी के 3 सघोष रहेंगे। तो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विसर्ग के पहले ई ऊ हो, ई और ऊ हो, मतलब ई ऊ स्वर हो, और बाद में वर्गीय व्यंजन अघोष वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग का स हो जाता है कैसे, आप यहाँ पे समझेंगे। विसर्ग का स हो जाता, नियम क्या है संधि में, नियम क्या है, संधि का काम क्या है, जोड़ना। तो नियम तो सब जोड़ने के रहेंगे, पर हम इसको तोड़ते कैसे हैं वो हम इसको थोड़ा सा उल्टा होकर सीखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे यहाँ पे एक शब्द दे दिया निष्कपट। अब निष्कपट में क्या दे रखा है, यहाँ पे शुरू में ई ऊ है, ई ऊ में से एक शब्द है तो यहाँ पर ई है, नी की मात्रा लगी है। उसके बाद क्या आ रहा है स,
उसके बाद आधा स आ रहा है षटकोण वाला। आधा स कौन सा आ रहा है? षटकोण वाला। और उसके बाद आधा सा आ रहा है षटकोण वाला। और उसके बाद कौन सा वर्ण है? अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण कौन सा? ये अघोष। शुरू के दो अघोष होते हैं, का आ गया निष्कपट में। तो हम क्या करेंगे, स को तोड़ के, ये नी को तो ऐसा कैसा लिखेंगे, यहाँ पे नी को ऐसा कैसा लिख दिया, ये स को तोड़ के हम क्या करेंगे, ये विसर्ग लगा देंगे स को तोड़ के, और बाकी कपट फिर बाद का ऐसा कैसा आ जाएगा। तो इस प्रकार आप तोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ से मतलब संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। और यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि विसर्ग के बाद ये आ रहा है हमारा कौन सा आ रहा है वर्ण, हमारा अघोष वर्ण आ रहा है। मतलब या कोई भी व्यंजन आ रहा है, विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन या स्वर आ है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। तो यहाँ पे विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि के इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, पर हम फिर भी समझे ताकि हम कोई भी रिस्क लेके नहीं चले एग्जाम में। इसी प्रकार यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, ई की मात्रा आ रही है, हमने देखा ई और ऊ हो शुरुआत में। उसके बाद क्या है, स आ रहा है, या षटकोण का स आ जाए, ई और ऊ की मात्रा हो। यहाँ का क्या बोल रहा है, विसर्ग के पहले। तो विसर्ग के पहले मतलब ये यहाँ पर विसर्ग के पहले ई और ऊ की मात्रा दे रहा है। तो हम स के पहले भी देख सकते हैं इसी प्रकार के, यहाँ स के पहले ई और यू की मात्रा आ जाए, स के पहले ई और ऊ की मात्रा आ जाए। और उसके बाद क्या है, उसके बाद अघोष वर्ण आ जाए। अघोष वर्ण का कौन सा है, यहाँ पर क दे रखा है वापस से। तो हम क्या करेंगे, ये नी को तो ऐसा कैसा लिखेंगे, यहाँ से वापस से नी को ऐसा कैसा लिख दिया हमने, ये स को हटा के इसका लगा दिया हमने विसर्ग, फिर प्लस कंटक ऐसा कैसा लिख दिया, प्लस कंटक ऐसा कैसा लिख दिया। तो ये निष्कंटक हो गया। और यहाँ से हमने पहचान में आ गया कि विसर्ग के बाद कोई व्यंजन है तो वहाँ पर विसर्ग संधि रहेगी। ठीक है। इसी प्रकार आगे और भी वर्ण दिए गए हैं हमें, जैसे कि यहाँ पर ऊ दे रखा है, ये धनुष टंकार में। तो यहाँ आपने क्या देखेंगे, स के पहले ऊ दे रखा है, स के पहले हमें क्या दे रखा, यहाँ पर ऊ दे रखा है। और ऊ के और स के बाद क्या दे रखा है हमें, अघोष वर्ण ट दे रखा है। ये शुरुआती दो है, ये शुरुआती दो लाइन है। ये यहाँ से मैं लाइन खींच देता हूँ। तो ये शुरुआती जो दो रहेंगे वो अघोष रहेंगे और बाकी के उधर के सघोष रहेंगे। तो ये अघोष दे रखा है हमें, ट दे रखा है यहाँ पे, ऊ के बाद स दे रखा है आधा स षटकोण वाला, और उसके बाद ट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें संधि विच्छेद इसका करना आता है। कैसे आता है कि जैसे ये धनु का धनु लिखेंगे, हम स को हटा देंगे और स को हटा के विसर्ग लगा देंगे और टंकार ऐसा कैसा लिखा जाएगा। ऐसे ही करके आप पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आती जाएगी चीज़ें। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि निष्फल है। निष्फल में नी है पहले, तो स के पहले नी है, स के पहले। और उसके बाद क्या आ रहा है, फल। फल कौन सा आ रहा है, ये अघोष में से आ रहा है हमारा फल। ये यहाँ पर प के बाद फ आ रहा है अघोष में से। तो हम क्या करेंगे, नी को ऐसा कैसा लिखेंगे, नी को तो हमने ऐसा कैसा लिख दिया, स को हटा के क्या कर दिया हमने, स को हटा के विसर्ग लगा दिया और फल ऐसा कैसा लिख दिया। तो ये संधि विच्छेद हो गया। संधि विच्छेद करना भी आपने यहाँ से सीख लिया। यहाँ से आपने पहचानना सीख लिया कि संधि कैसे, कौन सी संधि रहेगी। विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आता है तो विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद कोई स्वर आता है तो विसर्ग संधि। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आगे भी सभी वर्णों में दिया गया है। मैं एक एक चीज़ें करके बताऊंगा आपको, तो आपको मतलब टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबी खींची जाएगी। तो आप एक मेरी मतलब वो इससे कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, और कॉन्सेप्ट समझ के आप आगे बढ़ते जाइए ताकि आपको और भी घर पे जाके आप प्रैक्टिस कर लेना। पर हम अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। अब एक और नियम है, दूसरा नियम, इसमें ओ का नियम है। अब ओ का नियम तो मैंने बताया था गुण संधि में कि जहाँ पर ओ हो तो वहाँ पर गुण संधि आप लगा देना, जहाँ पर बीच में ओ आ जाए तो वहाँ पर गुण संधि लगा देना। पर गुण संधि में क्या होता है, यहाँ पर गुण संधि और इसमें भी मैं फ़र्क बताऊँगा ताकि आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, अब उसमें कन्फ्यूज़न ना हो। अब ओ का नियम समझते हैं हम। तो ओ का नियम क्या है, यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ, मतलब विसर्ग के पहले अ से मतलब ये है कि ये विसर्ग है और इसके पहले अ, न में आ छुपा है, त में आ छुपा है, प में आ छुपा है और बाद में अ, अथवा वर्गीय व्यंजन का सघोष वर्ण। वर्गीय व्यंजन कौन से, वर्गीय व्यंजन ये क च ट त प हमारे पूरा वर्गीय व्यंजन है। या वर्गीय व्यंजन का सघोष वर्ण। सघोष मतलब ये लास्ट के तीन ये सघोष होते हैं। ठीक है बच्चों, ये लास्ट के तीन सघोष होते हैं। तो ये सघोष वर्ण, वर्गीय व्यंजन का कौन सा आ जाए, सघोष वर्ण। या य र ल व और ह, य र ल व और ह आ जाए। य र ल व और ह को याद रखना है आपको, या तो सघोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग का ओ हो जाता, तो विसर्ग का ओ हो जाता, मतलब ओ का विसर्ग भी हो जाता है विसर्ग, क्योंकि संधि में तो नियम वो है जोड़ने के। तो हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। अब तोड़ के हम पहचान रहे हैं, तो हम तोड़ लेंगे, ओ का हम विसर्ग बना देंगे। ठीक है। तो आपने यहाँ से समझा, जैसे यहाँ पर एक शब्द दे रखा मनोनुकूल। अब आप बोलेंगे कि मैंने जहाँ पे ओ बताया था बीच में ओ आ जाए, जहाँ पे दो शब्दों का मिलान हो रहा हो बीच में ओ आ जाए, जहाँ पर दो वर्णों का मिलान हो रहा हो बीच में ओ आ जाए, तो वहाँ पर तो आप क्या लगाना, गुण संधि लगाना। पर उसमें क्या होता है, जैसे कि हम गुण संधि का उदाहरण लेते हैं। गुण संधि में एक मैंने बताया था महोत्सव शब्द। अब इसमें क्या है, महा, इसका संधि विच्छेद करेंगे हम। तो हमें ये तो पता है कि दो सार्थक शब्द बन रहे हैं, एक महा बन रहा है और एक उत्सव बन रहा है। हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि सार्थक शब्द कौन सा है और निरर्थक शब्द कौन सा है। तो जो सार्थक शब्द होगा वही उसका संधि विच्छेद होगा। तो एक महा बन रहा है और एक उत्सव बन रहा है। अब आप एक चीज़ देखना यहाँ पर, ओ
हम यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे कि ओ कैसे बनता है। तो ओ कैसे बनता है, अ प्लस ऊ से या आ प्लस ऊ से। आ प्लस ऊ से क्या बनता है, ओ। ये ओ बनता है बीच का, ये ओ बनता है। और ये यहाँ पर कौन सी मात्रा दे रखी है, महत्सव में ओ की मात्रा दे रखी है। तो हमने इसको तोड़ा, ओ को तोड़ा हमने। तो महा का ये आ तो यहाँ पर आ गया, हा के बाद आ की मात्रा है आ गया, और ये यहाँ पर ओ आ गया, ठीक है। उत्सव आ गया, महा धन उत्सव। और यहाँ पर ये दोनों सार्थक शब्द है। महा भी उत्सव शब्द है, महा मतलब ज़्यादा, और उत्सव मतलब कोई मतलब एक हम त्यौहार या पर्व कुछ मनाते तो वो उत्सव वाली चीज़ें होती हैं, तो वो उत्सव हो गया, ठीक है। तो ये महाधन उत्सव, ये यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई विसर्ग नहीं आएगा। पर आप एक चीज़ लेंगे यहाँ पे, तपोबल। अब यहाँ पर आप विसर्ग संधि का उदाहरण ले रहा हूँ मैं। ये मैंने क्या है, गुण संधि का उदाहरण लिया था। तो आपको ये समझ में आएगा कि गुण संधि कैसे है और विसर्ग संधि कैसे, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब तपोबल, अब तप तो एक सार्थक शब्द बन रहा, बल। अब हम यहाँ हमें क्या सिखाया है कि वो कैसे बनता है, या तो अ और ऊ से या आ और ऊ से। अब हम यहाँ पे तो आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर उपबल कोई शब्द बनता है क्या, उपबल कोई शब्द बनता है, उबल कोई शब्द बनता है क्या, उबल बल है, क्योंकि आ के बाद ओ तो जोड़ना पड़ेगा हमें, आ के बाद ओ तो जोड़ना पड़ेगा, तभी वो ओ में कन्वर्ट होगा, ओ में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे उबल कोई शब्द नहीं बनता। यहाँ पर सार्थक शब्द क्या रहेगा, यहाँ पर सार्थक शब्द रहेगा तब प्लस बल। तो ये जो उबल नहीं बन रहा है, इस ओ को पूरा नहीं कर रहा है ये, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ओ को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर विसर्ग लगा देते हैं। यहाँ पर विसर्ग लगा देते हैं, और बाकी का वो शब्द, इस ओ को हटा के हम क्या करते हैं, यहाँ पर विसर्ग लगा देते हैं, और बाकी का पीछे का शब्द फिर हम ऐसा कैसा लिख सकते हैं। तो वो शब्द सार्थक बनाने के लिए हम इसमें गुण संधि है या नहीं, या सार्थक शब्द बन रहा है कि नहीं, उस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। गुण संधि है या तो विसर्ग संधि है। तो बच्चों, अब हम विसर्ग संधि के उदाहरण समझेंगे कि विसर्ग संधि को कैसे है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दे रखा है कि पहले अ या बाद में आ जाए, या तो फिर वर्गीय व्यंजन का सगो स्वर्ण। सगो स्वर्ण कौन से, बाद के 3 वर्ण, या तो यर ल व हो, ह हो, यर ल व और ह याद रखना आपको, ठीक है। तो उसमें अब हम क्या यहाँ पे कैसे देखेंगे, इसको समझने के लिए हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मनानुकूल दे रखा है, तो मन तो एक सार्थक शब्द, तो मन को लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद इसमें एक सार्थक शब्द हमें एक और दिख रहा है, अनुकूल। अब यहाँ पर ओ को हटा के, ये जो ओ है इसको हटा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पर विसर्ग लगा दिया। तो क्या देखा हमने, पहले ओ के बाद क्या है, ओ के बाद कोई है क्या, वही है सगो स्वर्ण, या तो यर ल व ह में से कोई है क्या। तो ओ के बाद हमने देखा कि सगो स्वर्ण यहाँ पर है, ना है। सगो स्वर्ण कौन सा है, ना है। ओ के बाद सगो स्वर्ण है ना, और उसके पहले आ ही रहा है, मन में आ ही रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जब भी ऐसा हो, पहले अ आए और उसके बाद कोई सगो स्वर्ण या यर ल व ह हो, तो हम वहाँ पे ओ को हटा देंगे और ओ का विसर्ग बना देंगे। ओ का क्या बना देंगे, विसर्ग बना देंगे। बाकी शब्द ऐसे कैसे आ जाएंगे, मन और ये अनुकूल ऐसे कैसे आ जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पे अगला उदाहरण देखेंगे। यहाँ देखो आप तपोबल में क्या हो रहा है कि यहाँ ओ के बाद, ये जो ओ है हमारा, ओ के बाद क्या आ रहा है, ब आ रहा है। ब कौन सा है, सगो स्वर्ण। ओ के बाद ब आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा साधा ओ को काय में तोड़ेंगे, ओ को विसर्ग में तोड़ देंगे, और बाकी ऐसा कैसा आ जाता है। ये तप आ गया, यहाँ पर बल भी हमारा सार्थक शब्द है, तो ये बल भी आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, आगे उदाहरण में आप देखते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये तप है नहीं, ये यहाँ पर ओ है। ओ के बाद भ आ रहा है, भ कौन सा है, भ भी सगो स्वर्ण है हमारा। तो ओ के बाद भ आ रहा है, हमने ये देख लिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, ओ को हटा के यहाँ विसर्ग में परिवर्तित कर देंगे। ओ को हटा के यहाँ पर विसर्ग में परिवर्तित कर दिया, तप ऐसा कैसा आ गया और भूमि ऐसा कैसा आ गया। मतलब यहाँ पर ओ को हटा के विसर्ग में परिवर्तित करना है जब भी कोई सगो स्वर्ण आ जाए, या यर ल व ह में से कोई आ जाए। यर ल व ह में से हम एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे वयोवृद्ध है, तो यहाँ ओ के बाद क्या आ रहा है, यर ल व ह में से कोई आ रहा है, व आ रहा है यहाँ पर। ओ तो हम क्या करेंगे, सीधा साधा ये विसर्ग है, ये ओ है, इसको हटा के विसर्ग में परिवर्तित करेंगे। वही ऐसा कैसा आ गया, वृद्ध ऐसा कैसा आ गया, वही ऐसा कैसा आ गया, वृद्ध ऐसा कैसा आ गया। तो अब बाकी क्या आप आगे और भी उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। मैं ज़्यादा सभी उदाहरण बताऊंगा तो इसमें वीडियो बड़ी होती जाएगी। तो हम आगे के नियम समझते हैं। अब आगे के नियम में आप देखेंगे विसर्ग का र होना। र के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो। आ मतलब र के पहले आ नहीं आना चाहिए। र के पहले जैसे ये यहाँ पर र है, यहाँ पे आ नहीं आना चाहिए। यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ये र है। तो र के पहले यहाँ पर क्या है, आशीर, सिर। र बाद में आ रहा है यहाँ पे, इसके पहले क्या है, बड़ी ई है। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि र के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा आ को छोड़कर र के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, और बाद में आ उ या वर्गीय व्यंजन या सगो स्वर्ण या यर ल व हो। बाद में क्या हो, उ या आ हो, या तो वर्गीय व्यंजन
वर्गीय व्यंजन का सघोष। सघोष कौन से होते हैं? बाद के तीन। सघोष कौन से होते हैं? बाद के तीन, मैंने बताया आपको मैं अभी पिछली वाली स्लाइड में। और यह ल व में से कोई हो तो हम वहाँ विसर्ग का र हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है। कैसे? यहाँ पे समझेंगे। पहले तो आ को छोड़कर, तो यहाँ पर ई है, र के पहले आ को छोड़कर हो। उसके बाद क्या है? उसके बाद या तो आ हो, ऊ हो, या तो वर्गीय व्यंजन का सघोष वर्ण हो, या तो य र ल व हम में से हो। तो र के बाद हमें क्या दिख रहा है? आ दिख रहा है यहाँ पे। मतलब हम क्या करेंगे? र का सीधा सा विसर्ग में परिवर्तन करेंगे और बाकी का शब्द ऐसा कैसा जाएगा, नी का ऐसा कैसा और आशा का ऐसा कैसा, निराशा। यहाँ र में आ छुपा ही है तो आशा का ऐसा कैसा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा छोटा ये आ को छोड़कर है दूसरा हाँ, मतलब र के पहले निर्धन, ये वाला र पहले बोला जाता है तो नी के बाद र आ रहा है, तो आ को छोड़कर दूसरा है ई है, यहाँ पर ई है और उसके बाद क्या है? र आ रहा है। निर्धन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप, आधा लिखे तो ये निर्धन। तो आप यहाँ से समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, वर्तनी के हिसाब से शुद्ध ही है। तो यहाँ पे नी के पहले क्या, र के पहले क्या आ रहा है? आ को छोड़कर कोई दूसरा, मतलब ई आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद में धा आ रहा है। ध कौन सा है? सघोष वर्ण। ध कौन सा है? सघोष वर्ण, बाद के तीन के वर्ण। तो धा आ रहा है तो हम सीधा साधा क्या करेंगे? र को हटा के, नी तो ऐसा कैसा लिखा हमने, और र को हटा देंगे हम यहाँ पे, और र का कायम परिवर्तन कर देंगे विसर्ग में, और धन ऐसा कैसा आ गया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब इसी प्रकार यहाँ पे पहले ई है और उसके बाद सघोष वर्ण है, तो यहाँ र को हटा के हम क्या कर देंगे? ये नी, र को हटा के हमने नी तो ऐसा कैसा आ जाएगा, र को हटा के हमने क्या कर दिया? विसर्ग कर दिया, और उसके बाद बल ऐसा कैसा आ गया। निर्जन में भी इसी प्रकार होगा, आशीर्वाद में भी इसी प्रकार होगा। आशीर्वाद में कहाँ बोलेंगे हम? आशीर्वाद में ये कहाँ बोलते हैं? आशीर्वाद। आप इसको लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं आशीर्वाद, ठीक है। यहाँ पे हलंत लगा दो तो आधा हो जाएगा, ये आशीर्वाद। इस प्रकार से लिखा जाएगा। र के पहले क्या है? आ को छोड़कर कोई है, बाद में य र ल व हम में से कोई दिख रहा है यहाँ पे, तो ये व दिख रहा है, य र ल व हम में, य र ल व में से, तो ये व दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा र को हटा देंगे यहाँ पे। आशी ऐसा कैसा लिखा, र को हटा दिया हमने, र की जगह विसर्ग लगाया, और वाद ऐसा कैसा, बात का ऐसा लिखा। तो आप बाकी के आगे और भी उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ेंगे तो यह स का नियम। स का नियम में क्या है कि जो च और छ या स के पहले श हो जाए, स हो तो विसर्ग का श हो जाता है। मतलब पहले क्या आना चाहिए? च, छ और श के पहले ये आधा स आ गया, इनके पहले कौन सा आ गया? ये आधा श आ गया, तो विसर्ग का श हो जाता है, विसर्ग का श हो जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पर एक शब्द दे रखा है निश्चित। क्या दे रखा है? निश्चित। निश्चित को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, निश्चित को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो च के पहले क्या आया? च के पहले आधा सा आ गया, च के पहले आधा सा आ गया, है ना, तो विसर्ग का सा हो जाता है। तो मतलब सा का विसर्ग भी हो जाएगा, विसर्ग का सा हो जाता है, सा का विसर्ग भी हो जाएगा। तो हम इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे? नी का ऐसा कैसा नी लिखा हमने, इस सा को हटा के विसर्ग लगा दिया, सा को हटा के विसर्ग लगा दिया, और चिंत ऐसा कैसा लिख दिया, निश्चिंत। ये चिंत ऐसा कैसा लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, निश्चिंत। ये चिंत ऐसा कैसा लिख दिया। वैसे ही यहाँ पर निश्चल में देखेंगे हम, तो इस सा को हटाएंगे। इसके बाद क्या आ रहा है? सा के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पे छ आ रहा है एक वर्ण, तो हमने देख लिया सा के बाद छ आ रहा है, आधे सा के बाद छ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सीधा सीधा इसको सा को हटाएंगे और सा को विसर्ग में परिवर्तित कर देंगे। बाकी नी का ऐसा कैसा नी और छल का ऐसा कैसा छल। समझ में आ गया? ऐसे ही यहाँ पर ये कौन सा वर्ण दे रखा है? सा, दुशासन। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसमें दुशासन में क्या दे रखा है? सा के पहले आधा सा दे रखा है। मैंने यहाँ पे बताया सा के पहले सा आ जाए, तो सा के पहले आधा सा आया यहाँ पर, तो सा के पहले आधा सा आ गया, तो इस सा को हटा के हम विसर्ग में परिवर्तित कर देंगे। बाकी दो ऐसा कैसा और शासन ऐसा कैसा। ये यहाँ पर वर्तनी में भी आपको आ सकता है, वर्तनी शुद्धिकरण में दुशासन ऐसे लिखते हैं। आप ये इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं स का नियम में। तो स का नियम क्या कहता है? त, थ और स के पहले श हो, मतलब त, थ के पहले ये आधा सा आ जाए, इसके पहले, बाद में ये वर्ण आए और पहले ये आधा सा आ जाए। जैसे यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है हमें नमस्ते, ता के पहले क्या आ रहा है? स आ रहा है, ता के पहले ये स आ रहा है, ता के पहले यहाँ पर ये स आ रहा है, तो इस स को हटा के हम सा को विसर्ग में परिवर्तित कर देंगे। बाकी ऐसा कैसा, तो नम सा का विसर्ग में परिवर्तन हो गया, और ते ऐसा कैसा। यहाँ पर इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे हम, तो ये सा का परिवर्तन काय में कर देंगे? ये सा के बाद ता आ रहा है, यहाँ पे हमने देख लिया कि सा के बाद जब भी ता आए, ये वाला सा निस्तेज में ये वाला सा आएगा, ये यहाँ पर गड़बड़ है। तो आप क्या करेंगे? जैसे कि ये इस सा के पहले क्या आ रहा है? इस सा के पहले मतलब ता के पहले सा आ रहा है, तो सा का परिवर्तन तो ये विसर्ग में कर देंगे। सा का परिवर्तन हमने विसर्ग में कर दिया, नी ऐसा कैसा और तेज ऐसा कैसा लिख दिया। दुस्साहस में हम क्या करेंगे? जैसे ये सा आ रहा है, सा के बाद
मतलब ये जो स है इसके पहले ये आधा स आ रहा है, इसके पहले आधा स आ रहा है, तो इस स का परिवर्तन विसर्ग में करेंगे और दो ऐसा कैसा और सहास ऐसा कैसा। तो बच्चों इसी प्रकार से आप आसानी से समझ सकते हैं विसर्ग संधि में और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी इतना कुछ खास है नहीं, पर आपको ये थोड़े से नियम कुछ याद रखना पड़ेंगे। और जो भी कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहता है, तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बच्चों हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में हमें क्या करना पड़ता है कि एक दो बार चीज़ें पढ़ना पड़ती है। क्योंकि क्या हम किसी भी गली में जाएं तो हम एक बार जाएंगे तो वो भूल जाएंगे, दो बार जाएंगे तो भूल जाएंगे, पर हम उस गली में 4-5 बार चले जाएं ना तो हम जिंदगी भर वो गली का रास्ता भूलेंगे नहीं कि हाँ यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही वहाँ पे हमें घुमा देगा, हमारी गाड़ी को घुमा देगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही। तो ये क्या करना है, आपको सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना है। 4-5 बार कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, हिंदी की नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो उसका 4-5 बार आप पढ़ें, रिवीजन करें। अगर आपने 5 से 6 बार पढ़ लिया है उस चीज़ को तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो ये आपके माइंड में इस प्रकार से बैठ जाएगा। एक और नियम है यहाँ पर, लास्ट नियम, विसर्ग में परिवर्तन न होने का नियम, मतलब विसर्ग परिवर्तन न होगा। तो यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा बाद में क या प हो, दो वर्ण याद रखने हैं, बाद में क या प हो, विसर्ग के पहले क्या हो, आ हो, त में आ छुपा है, ये त ऐसा है व्यंजन और इसमें आ छुपा है, तभी ये क्या बनेगा, ये त बनेगा। ये आपको मैंने कहाँ में बताया था, वर्णमाला में बताया था। तो आपने वर्णमाला की वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ से आप देख लें। तो आप यहाँ पर देखें कि हम क्या है, ये क्या बोल रहे हैं नियम कि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले त में आ तो है और उसके बाद क या प हो, तो ये यहाँ पर क आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये प्रातः ऐसा कैसा लिखा जाएगा आगे, फिर प्लस करके संधि कर विच्छेद करके इसका काल यहाँ पे ऐसा कैसा लिख देंगे। इसी प्रकार ये यहाँ पर आ रहा है और उसके बाद क आ रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, क या प। ये दो चीज़ याद रखें, विसर्ग के बाद क या प आए तो हम क्या करेंगे, ऐसा कैसा अंत लिख देंगे और इसका विच्छेद करके यहाँ प्लस लगा के करण लिख देंगे, अंतकरण। तो इसी प्रकार संधि विच्छेद हो जाएगा। ये यहाँ पर प आ रहा है, विसर्ग के बाद प आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विसर्ग के बाद प आ रहा तो ये अंत आगे का ऐसा कैसा लिखेंगे और इसको संधि विच्छेद कर देंगे, बाकी इसका प्लस करके पूर्व लिख देंगे, तो ये संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे विसर्ग के बाद प आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है कि विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग ऐसा कैसा आ जाएगा, पर इन शब्दों का अर्थ चेंज हो जाएगा। अब प्रातः अलग शब्द है और काल अलग शब्द है, मतलब सुबह होने का समय, और प्रातः मतलब सुबह ये हो जाएगा, और काल अलग शब्द है तो प्रातः काल मतलब सुबह होने का समय। तो यहाँ पे इसके अर्थ में चेंज हो गया। और संधि क्या करता है, संधि अर्थ में चेंज करता है किसी भी शब्द के। तो यहाँ पे जो परिवर्तन आता है उसी को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो यहाँ पे परिवर्तन तो आ गया ना, प्रातः काल में परिवर्तन आ गया, पर यहाँ पर इन शब्दों में कोई चेंज नहीं आया। तो इसी प्रकार यहाँ पे अध आ गया, यहाँ विसर्ग के बाद पा आ गया। ये यहाँ पर मैंने दे रखा है विसर्ग के बाद यदि पा आ जाए तो ये पा आ गया यहाँ पे, तो हम अध ऐसा कैसा लिखेंगे, प्लस करके इसका संधि विच्छेद कर देंगे और पता है। तो बच्चों यहाँ से आपकी संधि समाप्त तो होती है। स्वर संधि हमने पढ़ ली, व्यंजन संधि हमने पढ़ ली, विसर्ग संधि पढ़ ली। तो इसी प्रकार ट्रिक वाइज अगर आपको संधि पढ़ना है और कम समय में संधि पढ़ना है तो आप आगे की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देख लें, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। और हम आज यहीं विदा लेते हैं। इसी प्रकार आप बने रहिए सिलेक्शन वाला के साथ और हमारा सहयोग करते रहिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि दूसरों का भी कुछ फ़ायदा हो इस चीज़ से। और हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।